फल्गू भाई, तुम्हारे नए बैलों की जोड़ी का तो जवाब नहीं। इस गांव क्या आसपास के किसी भी गांव में इतने सुडौल बैल नहीं होंगे। सुमन मियाँ, ये मेरे बैल नहीं, हमारे बैल हैं। हम तुम कोई अलग थोड़े ही हैं। हाँ हाँ, हमारे बैल। कहाँ को जा रही है ये जोड़ी? दिल खुश हो जाता है तुम दोनों को देखकर। तुम्हारी दोस्ती तो मिसाल है, मिसाल। राम राम काका, कैसे हो? हमारा भी दिल आपको देखकर खुश हो जाता है। आपको देखकर तो हमको भी अपने वालिद की याद आ जाती है। आपके आंगन में हम दोनों ने खूब गिल्ली डंडा खेला है। जुग जुग जियो बेटा, यही होती है असली दोस्ती। धर्म अलग, खान पान अलग, पर विचारों की समानता और एक दूसरे पर अटल विश्वास। इस दोस्ती को बनाए रखना। आने वाली पीढ़ी को कुछ समझ आएगा कि कैसी होती है असली दोस्ती। अच्छा बच्चों। अच्छा भाई, चलता हूँ, आज खाला जान की वसीयत का काम होना है। तुम्हारी खाला जान तुम पर जान छिड़कती हैं जुम्मन। बूढ़ी हो गई बेचारी, उनका है ही कौन तुम्हारे सिवाय। उनकी अच्छी खैर खबर रखना। अगर घर के बड़े बूढ़े खुश रहें तो खुदा भी खुश रहता है। तुम्हारी भाभी करीमन खूब ख्याल रखती है खाला का। घी की चुपड़ी रोटी, उनका मनपसंद सालन और हलवा तो समझो रोज का खाना है उनका। यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी चलता हूँ, बैलों की सानी करनी है। मेरी राह तक रहे होंगे बेचारे। अच्छा, खुदा हाफिज। खाला जान, खाला जान, खाना तैयार है। बहू, यह क्या? ये रोटी आजकल इतनी सूखी सूखी सी क्या होती हैं? और सालन तो जैसे उबला और फीका सा। हलवा बनाना तो तुम भूल ही गई हो। खाला जान, आजकल हाथ थोड़ा तंग है, समझा करो थोड़ा। और कहाँ इस बुढ़ापे में तीखा और चटपटा खाने की चाह रखती हो। जानती हूँ बहू कि क्यों थाली ऐसी हो गई है। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अब सारी जमीन, मकान, गहने तुम्हारे नाम जो कर दिए हैं, अब मेरी क्या जरूरत। बेटा जुम्मन, सुन रहा है ना तू? वसीयत लिखने के 1 साल बाद यह हाल है मेरा, तो आगे कैसा होगा? खाला, तुम भी बात का बतंगड़ बना रही हो। कह तो रही है करीमन कि आजकल हाथ तंग है। नहीं, ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तू ऐसा कर कि मुझको महीना रुपया दे दिया कर, मैं अपना खाना खुद पका लूंगी। या खुदा, इतना कुछ किया इनके लिए और आज ये ऐसी बात कर रही हैं। इनसे अच्छा तो किसी पराये को खिला पिला देती तो हमारा शुक्र करती। देखो खाला, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। पढ़ लो जो कुछ इसमें लिखा है। मुझको कागज ना पड़ा जुम्मन। अल्लाह से डर, याद कर। जब तक वसीयत नहीं लिखी थी तब तक तुम दोनों मेरी खूब खातिर करते थे। पेट भरा होने पर भी थाली में घी से तर हलवा परोसते थे। और आज देख, इस थाली को, इस रोटी को कोई जानवर भी इसको खाने से कतराएगा। खाला जान, कहाँ लाएंगे तुमको रोज रोज पकवान? तुम्हारी नियत में खोट आ गया है। ऊसर जमीन से पकवान नहीं बनते। हमको क्या पता था कि तुम अल्लाह से लड़कर आई हो। ठीक है, मेरी नियत खोटी है या तुम्हारी, इसका फैसला पंच ही करेंगे। अरे खाला जान, इस गांव क्या आसपास के सभी गांव में मेरा बहुत रुतबा है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे खिलाफ फैसला करे। सुनो गांव वालों, आज हमारे गांव की एक बड़ी बूढ़ी, जिन्हें हम सब खाला जान कहकर पुकारते हैं, उन्होंने पंचायत बुलाई है। अब मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी दुविधा, अपनी परेशानी आकर सबको बताएं कि उन्होंने पंचायत क्यों बुलाई है। गांव वालों, आप सभी जानते हैं कि मेरे भांजे जुम्मन के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। 1 साल पहले मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी थी
और उसके एवज में यह वादा किया था कि वो आजीवन मेरा ख्याल रखेगा, मुझको रोटी कपड़ा देगा, मेरी हारी बीमारी, मेरी देखरेख और इलाज करवाएगा। वसीयत लिख जाने के कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का व्यवहार इतना कड़वा और इतना गंदा हो गया कि साल भर से ना तो मुझको भरपेट खाना दिया है, ना तन ढकने को सही कपड़े। अब आप सब बताइए कि मैं अकेली कोर्ट कचहरी कैसे कर सकती हूँ, इसलिए आपके सामने फरियाद लेकर आई हूँ। आप लोग जो राह निकालो उसी पर चलूँ। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। पंचों का हुक्म सिर माथे। पंचों और सभी गांव वालों, आप सब ने खाला जान की गुहार तो सुन ली। अब जुम्मन मियाँ कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। पंचो, खुदा गवाह है कि मैंने खाला जान को रोटी कपड़ा मुहैया करवाया है, उनके मन मुताबिक खाना परोसा है और प्यार से खिलाया है। खुदा गवाह है कि मैंने उनको कोई तकलीफ नहीं दी और अपनी माँ के समान समझता हूँ। घर में कभी महिलाओं की खटपट होती है तो खाला जान बेफर कर अब मुझसे महावार रकम मांगती हैं। पंचो, मेरी ज़मीन से इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं उनको महावार दे सकूं। अब आप ही फैसला कीजिए पंचो। साथियों, आप सभी ने अभी जुम्मन मियाँ का पक्ष सुना। अब मैं जुम्मन भाई से पूछना चाहता हूँ कि वो किसको पंच बदते हैं। अभी इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला जान, अब तुम ही बताओ किसको पंच बदना चाहती हो? जुम्मन मियाँ को कोई आपत्ति नहीं है। गांव वालों, हम सब जानते हैं कि पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना किसी का दुश्मन। जुम्मन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं ऐसा पंच बदती हूँ। मैं अलगू चौधरी को सरपंच बदती हूँ। खाला जान, ये क्या कह रही हो? मेरा नाम ना लो। तुम तो जानती हो जुम्मन से मेरी गहरी दोस्ती है। बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं। हमारी तुम्हारी दोस्ती जग जाहिर है, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। हम पंचों और गांव वालों ने तुम दोनों का पक्ष सुना। अब पंच तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। जो आज्ञा पंचों की। हाँ तो जुम्मन मियाँ, बताइए कि खाला की ज़मीन से आपको सालाना आमदनी कितनी होती है? यही कोई 4000 रुपये। और यदि खाला का मकान ना होता तो आपको मकान किराए के लिए कितना रुपया देना होता? यही कोई 50 रुपये। तो तुम्हारे हिसाब से खाला की ज़मीन से तुम्हें हर माह 300 रुपये का मुनाफा होता है और किराए में 50 रुपये का। हाँ, तकरीबन यही कुछ। ठीक है, हम कुछ देर बाद अपना फैसला सुनाते हैं। नासिद मियाँ, ये अलगू को क्या हो गया है? मेरी जड़ें खोदने में लगा है। देख लो दोस्ती का नतीजा। सब्र रखो जुम्मन मियाँ, फैसला तुम्हारे ही पक्ष में होगा। तुम्हारे बचपन का दोस्त कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता। खाला जान और जुम्मन शेख, इस मामले में पंचों ने सोच विचार कर फैसला किया। उन्हें नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जाए। हमारी गणित के हिसाब से खाला जान की ज़मीन से इतना मुनाफा आवश्यक होता है कि उन्हें खाने, पहनने, ओढ़ने की सहूलियत मिलती रहे। बस हमारा यही फैसला है। और अगर जुम्मन मियाँ को खर्च देना मंजूर ना हो तो खाला की वसीयत को रद्द समझा जाए। अब पंचायत बर्खास्त की जाती है। इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। इसी का नाम पंचायत है। दोस्ती दोस्ती की जगह है, पर धर्म का पालन करना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी हुई है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती।
देख मुबीना, धोखा देने वालों को अल्लाह सजा देता है। आज तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ गया। क्यों, क्या हुआ ऐसा? वो इसलिए कि अलगू चौधरी पर दोहरी मार जो लगाई गई है। जो दूसरों के लिए जड़ें खोदे हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। अलगू का बैल जो मारा गया था, ओह कितनी सुंदर जोड़ी खराब हो गई बेचारे की। बेईमान अलगू को सजा मिल ही गई। शर्म करो करीमन, खुद गलत काम कर दूसरों को गलत बोल रही हो। और हाँ, जो एक बीमार बैल बचा था ना, वो उसने समझू साहू को बेच दिया। उसकी भी जान चली गई। अरे हाँ, 4 दिन पहले समझू साहू बहुत जोर जोर से रोते हुए आ रहे थे। सुना था कि उनकी बैलगाड़ी में जुता बैल आधे रास्ते मर गया और उस बेचारे को रात सड़क पर काटनी पड़ी। पर हाय री किस्मत, रात में चोर उनकी गाड़ी में लदा सारा माल भी चुरा ले गए। उनकी कमर पर जो रुपए बंधे थे वो तक ना छोड़े। अब भी पापी लोगों का पेट नहीं भरा। उस बीमार बैल के दाम लेने को समझू साहू के गले पड़ा है अलगू चौधरी। उस बेचारे का तो सब कुछ लुट गया। जो खुद गलत होता है उसको सभी गलत दिखाई देते हैं। हमारे पेट पर लात मारकर भी चैन नहीं आया तुम लोगों को, जो समझू साहू को परेशान करने लगे। मेरा मुंह ना खुलवाओ करीमन, इस गांव में मुंह दिखाने लायक ना समझू साहू और ना तुम। कह दो बहन, इनको भी तो पता चले कि हम भी आग कान रखते हैं। समझू साहू तो बनिया नहीं, कसाई है कसाई। रोजाना बिना खाना पानी के एक बैल को 4-4 बार गांव से शहर और शहर से गांव बैलगाड़ी से जोतता था। वो मेरा प्यारा बैल कितनी बुरी मौत मार दिया उस कसाई ने। बहन पहले बैल का भी तो बता दो करीमन को, उसको भी तो पता चले कि। बोल बोल, किसी का डर नहीं है। मुझको भी डर नहीं, सारा गांव जानता है कि मेरे पहले बैल को किसने जहर देकर मारा है। क्या बोली? फिर से तो बोलना। हमने जहर दिया, हम पर और कोई काम नहीं। तू ठहर। हाँ बोल। तेरी ये हिम्मत? हाँ मेरी हिम्मत। अरे करीमन भाभी, किन के मुंह लग रही हो? यह बीमार बैल मुझको बेचकर रुपया कमाना चाहते हैं, पर मैं बिल्कुल ना दूंगा। भगवान से डरो समझू साहू। मेरे बैल की सेहत को देखकर रीझे थे तुम, क्योंकि मुझको एक बैल से कोई काम ना था तो तुमको कम दाम पर बेच दिया मैंने। अब तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है, पर मैं तुमसे अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, मैं एक कौड़ी ना दूंगा। तुम्हारे बैल के कारण इनका सारा सामान और भाई के रुपया चोर चुरा ले गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझू, तुम बीच में न पड़ो भाभी। तुम नहीं जानती इसकी नीयत। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं पंचायत बुलाऊंगा और अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। बुला ले, खूब बुला ले, और तैयार हो जा मेरे सामान की भरपाई देने को। अब देरी किस बात की? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो अलगू, किसको सरपंच चुनते हो? समझू साहू ही चुन ले। मेरी ओर से जुम्मन शेख। अलगू, तुम्हें कोई उज्र? नहीं नहीं, मुझको क्या उज्र। गांव वालों, इस समय मैं न्याय और धर्म के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ। जानता हूँ मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा उसमें मेरे मनोविकार का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। अलगू चौधरी, आप पंचों को अपनी व्यथा बताएं। पंचों की जय हो। पंचों, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपको सच बताना चाहता हूँ कि मेरा एक अच्छा सुडौल बैल समझू साहू ने अच्छी तरह देखभाल कर खरीदा था और रकम 1 महीने में चुकाने का वादा किया था, जिस पर मैं राजी था। यूँ तो यह घाटे का सौदा था, पर मेरी भी मजबूरी थी। इस अकेले बैल को बेचना ही था। पर महीने भर बाद जब मैं तकादे को गया तो साहू ने रकम तो नहीं दी, पर झूठा आरोप लगाकर गाली गलौज कर मुझको ठेंगा दिखा दिया। चौधरी जी, आपने पूछा नहीं कि वो रकम क्यों नहीं चुका रहे? वो कहता है कि मैंने उसको बीमार बैल दिया है, जबकि सच तो कुछ और ही है।
जो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सत्य क्या है, बताओ आप। जब आप समझू साहू से जवाब तलब करेंगे तो सत्य स्वयं ही उजागर हो जाएगा। समझू साहू हाजिर हूँ। हाजिर हूँ जनाब। समझू साहू, तुमने खरीदे हुए बैल के दाम अलगू को देने की वादा खिलाफी की है। सरपंच जी, अलगू ने चालाकी की। बीमार बैल मेरे हाथ मर दिया, जो आधे रास्ते में मर गया। माल से लदी गाड़ी बीच जंगलों में चोरों ने लूट ली। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ है। मैं तो पंचों से गुहार करता हूँ कि वो मुझको बतलाएं कि मेरे हजारों रुपए के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जब तुमने बैल खरीदा था तो उसकी जांच पड़ताल की थी? जी की थी। इस नए बैल से एक दिन में कितनी खेपे करते हो साहू? जी यही कोई 2-3। नहीं सरकार, 4 तो होती थी। हाँ पक्का 4 तो होती थी। 3 या 4? 4 सरकार, 4 खेपे। जिस दिन बैल मरा तुम्हारा कितना सामान चोरी हुआ? जी करीब 14 मन घी और 24 मन गुड़, बाकी नगद कोई 500 रुपया। अब तुम बैठो, हम कुछ देर में अपना फैसला सुनाते हैं। समझू साहू और अलगू चौधरी, तुम दोनों का पक्ष सुनने के बाद यह तय हुआ है कि समझू को अलगू के बैल का मूल्य तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उसको खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। उसकी जांच स्वयं साहू ने की थी। रही बात बैल के मरने और समझू के नुकसान की, तो जो वजन समझू ने बताया है वो करीब 40 मन का सामान बताया है। इतना बोझ जानवर पर लादना, वो भी चौथी खेप में, जानवरों के प्रति अत्याचार है। और उस अत्याचार की सजा समझू को मिल ही चुकी है। हम सभी पंचों का निर्णय यह है कि समझू साहू 2 दिन के भीतर अलगू को तय रकम अदा कर दें। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। इसको कहते हैं असली न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। यह उन्हीं की महिमा है। पंच खोटे को खरा नहीं कर सकते। भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है।